चलो अब हम चालू करते हैं। ठीक है, सिलेबस समझ में आ गया सबको? तो अब हम चालू करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर की हम बात कर रहे थे कल, है ना? आई होप ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई होगी। और हमने हेलोजन एटम तक लिख लिया था रूल्स में। नेक्स्ट हमें लिखना है मेटल्स, है ना? कितना हमने? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 3, हेलोजन 4, पांचवा था फिफ्थ। फिफ्थ है, हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे किसके लिए? मेटल्स के लिए। ये वही हम रूल्स लिख रहे हैं, रूल्स गवर्निंग ऑक्सीडेशन नंबर, है ना? तो सर मैंने ये वाली वीडियो नहीं देखी एक्चुअली, लास्ट वाली। तो देख लेना, मतलब फिर तो यार वीडियो देख के क्लास अटेंड कर लेना। संकेत बोल रहे हो ना तुम? यस सर। वीडियो देख के ही फिर क्लास अटेंड कर लेना, क्योंकि समझ में नहीं आएगा फिर सही से, है ना? तो कल से लाइव में कंटिन्यू कर कल से लूंगा। बैठ जाना, हाँ कल से बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेटल्स की हम बात कर रहे थे, है ना? तो मेटल्स का देखो ऑक्सीडेशन नंबर जो है, इसमें हम पहले बात करेंगे एल्कली मेटल्स की, है ना? एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स क्या होते हैं? ग्रुप 1, है ना? जो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 में आते हैं। जैसे जैसे हो जाएगा अपना जैसे लिथियम, है ना? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, ये सब फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स हैं और इसलिए इनको एल्कली मेटल्स बोला जाता है। ये बात हमने 10th में भी पढ़ी हुई है। तो एल्कली मेटल्स में इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है? हैव ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू +1, है ना? जनरली होना चाहिए ऑलवेज, तो ऑलवेज। ठीक है, ये ऑलवेज वर्ड इंपॉर्टेंट है। सर एक डाउट है। एक सेकेंड रुको, मैं अपना स्टेटमेंट कंप्लीट कर लूँ। ये ऑलवेज वर्ड इंपॉर्टेंट है, और ये ऑलवेज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ना? मैंने पिछली क्लास में भी ये बात हाईलाइट की थी कि ऑलवेज और जनरली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनका ऑल्केली मेटल्स का हमेशा ही +1 होगा। हाँ चंद्रमान बोलो। सर क्या कहते हैं वो ऑक्सीडेशन नंबर के आगे पॉजिटिव या नेगेटिव जरूरी है लगाना? इससे मतलब कुछ? हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव लगाने से वो पता चल जाता है ना कि वो मतलब उसका साइन क्या है, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कि लूज कर रहा है, वो पता चलना जरूरी है। एनायन है कि कैटायन है ना? तो उसमें कोई दिक्कत है क्या पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगाने में? तो सर ऐसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, वो पॉजिटिव और नेगेटिव लगाना पड़ता है यार, है ना? यस सर। ठीक है, तो ये ऑलवेज वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना, है ना? फिर अगला होता है इसी सीरीज में, अगले मेटल्स होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, है ना? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? हैव ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू +2, इक्वल टू +2 ऑलवेज, हमेशा ही। ठीक है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा ही +2 होगा। इसमें अगेन ऑलवेज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गए, ये जो हो गए ये सेकेंड ग्रुप के मेटल्स है ना? सेकेंड ग्रुप के मेटल्स जैसे सेकेंड ग्रुप में कौन कौन आते हैं? जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, है ना? ये सब सेकेंड ग्रुप के मेटल्स होते हैं। तो ये दोनों ग्रुप यहाँ पे कवर हो गए। और थर्ड इसमें होता है, फिर थर्ड ग्रुप का एक एटम लिया जाता है एल्यूमिनियम, है ना? तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा ही होता है
हैज ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू +3 ऑलवेज। ठीक है, सर अगर ये सीजियम से रिएक्ट किया तो सर फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा? कौन? अगर ये सीजियम से रिएक्ट किया या सीजियम से कौन कौन रिएक्ट किया? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सीजियम से क्यों रिएक्ट करेगा? सीजियम भी एक मेटल है, एल्यूमिनियम भी एक मेटल है। एक मेटल दूसरे मेटल से रिएक्ट नहीं करता है ना। एक मेटल, मतलब रिएक्शन की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे, कंबाइन की बात करेंगे। जब कंपाउंड बनता है तो उसमें एक मेटल जैसे कि सोडियम एक नॉन मेटल से कंबाइन होके एक कंपाउंड बनाता है ना। मेटल और मेटल जब कंबाइन होते हैं तो उससे क्या बनता है? उससे एलॉयज बनते हैं, है ना। एलॉयज यस आर सर। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स। ठीक है। और कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से। कंपाउंड्स भी नहीं, स्पेसिफिकली आयोनिक कंपाउंड्स मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, तो चंद्रमान तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ? यस सर। तो एल्यूमिनियम सीजियम से रिएक्ट नहीं करेगा, है ना। तो देखो, अब ये बातें हमें याद रखना है ना। मेटल्स के केस में ऑलवेज वर्ड यूज होता है। अब इन वैल्यूज को एक एक करके देख लेते हैं। देखो, एल्कली मेटल्स पे +1 है ना। प्लस इसलिए क्योंकि ये जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं इनके वैलेंसी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना। जैसे कि हम सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा सोडियम का? 2 8 1। तो जब भी ये किसी से कंबाइन होगा तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज। तो जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इस पे चार्ज क्या आएगा? चार्ज आएगा इस पे पॉजिटिव, है ना। और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो वैल्यू कितनी होगी? 1, है ना। अब ये कहानी सभी एल्कली मेटल्स के लिए सही है क्योंकि जितने भी जो भी एक ग्रुप में मेटल्स होते हैं उन सब का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम होगा। ठीक है, तो ये एल्कली मेटल्स हो गया। अब सेकेंड ग्रुप में एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो अब यहाँ पर भी वैलेंसी लिख के देख लो किसी की। जैसे मैग्नीशियम की अगर हमने लिख के देखी तो एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। तो इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? मैग्नीशियम लूज करेगा, है ना। तो लूज कर रहा है इसलिए प्लस आएगा ऑक्सीडेशन नंबर में, और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है इसलिए वैल्यू आएगी 2। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम जो है वो +3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। अगेन आप एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 2 8 3, है ना। एल्यूमिनियम बेसिकली 13th ग्रुप में आता है पीरियोडिक टेबल के। ठीक है, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स ये लूज करेगा, लूज करने के कारण प्लस साइन, और 3 इलेक्ट्रॉन के कारण वैल्यू 3। ठीक है, तो इस तरह से ये वैल्यूज हमें याद रखनी है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। तो यहाँ पर अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात ये है ना। ये था 5वां पॉइंट जहां पे हम मेटल्स की बात कर रहे थे। अभी कॉपी के अपने पिछले पन्ने पलटना, जो जो मैं बोलूंगा, है ना। जहां पर अपन ने ऑक्सीजन एटम लिखा है ना। कॉपी के पेज पलट के देखो, जहां पर आपने सेकंड पॉइंट लिखा है ऑक्सीजन एटम, उसमें उसमें हमने ये पॉइंट लिखा था, उसमें हमने ये पॉइंट लिखा था, ध्यान देना, कि ऑक्सीजन की -2 होती है ऑक्सीडेशन नंबर जनरली, लेकिन परऑक्साइड्स में, परऑक्साइड जैसे Na2O2, है ना, परऑक्साइड में हमने ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखा है? -1। ठीक है, तो वहां पर हमने ऑक्सीजन के लिए जनरली वर्ड इसलिए लिखा था क्योंकि हम सोडियम के लिए कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं? ऑलवेज, है ना। ये देखो, सोडियम के लिए एल्कली मेटल्स मतलब सोडियम ऑलवेज, है ना। तो जब आप सोडियम के लिए ऑलवेज वर्ड यूज कर रहे हो इसका मतलब इसका तो फिक्स हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, एक सोडियम का +1, है ना। तो 2 सोडियम पे कितना चार्ज आएगा? +2, है ना। ये तो फिक्स है क्योंकि ये होना ही है। तो इसका मतलब अगर कंपाउंड को ओवरऑल न्यूट्रल होना है तो 2 ऑक्सीजन पे मिलके कितना चार्ज होना पड़ेगा?
-2, तो 2 ऑक्सीजन पे -2 मतलब एक पे कितना, -1, है ना। तो इसलिए पेरोक्साइड्स में मतलब ऑक्सीजन जो है, इसीलिए कभी कभी -1 ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करता है, इसलिए -2 के लिए जनरली वर्ड का यूज किया गया था, है ना। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो इनफैक्ट ऑक्सीजन एटम में और नीचे देखोगे, पेरोक्साइड के बाद कॉपी में देखते रहना, पेरोक्साइड के बाद सेकंड हमने लिखा था सुपर ऑक्साइड KO2। तो KO2 में अगेन पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा ऑलवेज, हमेशा, है ना। ये फिक्स है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना। पोटेशियम एक एल्कली मेटल है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। तो अगेन वही 2 ऑक्सीजन पे -1 चार्ज, तो 1 ऑक्सीजन पे -1/2, है ना। तो इसलिए यहाँ पे अगेन जनरली वर्ड का यूज है। फिर थर्ड पॉइंट भी वेरीफाई कर सकते हो, ओजोनाइट, है ना। अभी सिमिलर तरीके से जो हाइड्रोजन एटम में हमने एग्जांपल्स लिखे थे, एक बार उसको सभी लोग वेरीफाई करें। मेटेलिक हाइड्राइड्स, हाइड्रोजन एटम वाला पॉइंट एक बार दोबारा पढ़ के देखो, अब वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हाइड्राइड पे चार्ज -1 क्यों आया। आ गया क्या सबको समझ में? यस सर। तो कंक्लूजन क्या है कि सारी वैल्यूज हमको ये जनरली और ऑलवेज वर्ड के साथ याद रखनी है ना, तभी हमारा फाइनल आंसर सही आएगा। तो चलो यहाँ पर ही अपना एल्कली मेटल्स खत्म होता है। अब हम बात करते हैं, अब हम और नीचे आते हैं जहाँ पे मतलब और पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो जैसे 6th पॉइंट है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर, इसको मैं शॉर्ट में ON लिख रहा हूँ ना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट और इन एलोट्रोपिक फॉर्म इज ऑलवेज 0। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट, कोई भी एलिमेंट की बात करें हम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा, और आना भी चाहिए, है ना। क्यों आना चाहिए? जैसे हम O2 की बात करें, O2 एक एलिमेंट है ना। तो ये इस तरह से एग्जिस्ट करता है, डबल बॉन्ड होते हैं 2 ऑक्सीजन एटम्स के बीच में, है ना। तो अब इसमें वही बात है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन एटम सेम है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ रहेंगे, एकदम बीच में, सेंटर में। तो इलेक्ट्रॉन पेयर किसी की भी तरफ शिफ्टेड नहीं होगा, तो दोनों पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, 0 0। तो हम किसी भी एलिमेंट की बात करें फ्री स्टेट में, है ना, हमने क्लोरीन का एग्जांपल लिया था पिछली क्लास में, क्लोरीन पे भी हमने यही बात की थी कि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्योंकि वो एकदम बीच में रहता है, तो दोनों क्लोरीन पे कितना चार्ज आता है, 0 0। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट होगा, है ना, एलिमेंट मतलब जो सेम टाइप के एटम से मिलके बना हो, जैसे यहाँ पर O2 दोनों ऑक्सीजन एटम से मिलके बना है, Cl2 दोनों क्लोरीन एटम से मिलके बना है, तो कोई भी एलिमेंट हो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 आएगा, है ना। और ये एलोट्रोपिक फॉर्म में भी सही है। एलोट्रोप क्या होते हैं? कार्बन के जैसे होते हैं एलोट्रोप्स, डायमंड, एग्जांपल दे रहा हूँ एलोट्रोप्स का, है ना, ग्रेफाइट, ये 10th में पढ़ा है हमने। फुलरेंस भी होते हैं, फुलरेंस। तो ये होते क्या है बेसिकली, ये लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। डायमंड के बारे में हमने पढ़ा है कि एक कार्बन एटम जो है वो 4 कार्बन एटम से बॉन्ड बनाता है, और ये चेन ऐसे बहुत लंबी चलती रहती है आगे। ठीक है, ये चेन ऐसे आगे चलती रहेगी। तो अब यहाँ पर बस एलिमेंट में और एलोट्रोप में क्या फर्क है, एलिमेंट में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो कम रहते हैं, जैसे यहाँ पे 2 2 हैं। एलोट्रोप में नंबर ऑफ एटम्स बहुत सारे रहते हैं, है ना।
लेकिन अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल में घुस के देखोगे मॉलिक्यूल के अंदर तो सिचुएशन तो सेम ही है। जैसे अगर इस बॉन्ड की हम बात करें तो ये इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके इलेक्ट्रॉन पेयर के लेफ्ट साइड में भी कार्बन है, राइट साइड में भी कार्बन है ना। तो क्योंकि एटम सेम है तो अगेन जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एकदम बीच में रहेंगे, तो इस पे भी जीरो चार्ज होगा, इस पे भी जीरो चार्ज होगा, है ना। सेम स्टोरी सभी एटम्स पे रहेगी एलोट्रोप के। अब डायमंड के लिए भी वही बात है, वही ग्रेफाइट के लिए भी बात है ना। बस बॉन्डिंग सिचुएशंस चेंज हो जाती है एलोट्रोप्स में। जैसे ग्रेफाइट में हमने पढ़ा है कि एक कार्बन ग्रेफाइट में 3 कार्बन से बॉन्डेड रहता है ना। तो बस यहाँ पे 4 कार्बन से था, यहाँ पे 3 कार्बन से है। लेकिन अगेन यहाँ पर भी लॉजिक तो वही जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में रहेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा। ठीक है, तो ये एलोट्रोप्स वाला पॉइंट क्लियर हो गया सबको। तो एलिमेंट और एलोट्रोप्स में ऑक्सीडेशन नंबर हर एटम का क्या आएगा? 0, राइट। इसको नोट कर लो जल्दी। तो ये चलो 6th पॉइंट हो गया। अब 7th पॉइंट देखते हैं। तो 7th पॉइंट है सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स, सम ऑफ ऑक्सीडेशन numbers of atoms of all elements in a molecule is 0, है ना। sum of oxidation numbers of atoms of all elements in a molecule is 0। या इसको सिंपल वर्ड्स में और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं हम। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स ऐसे लिख लो, इन अ मॉलिक्यूल इज 0, है ना। तो कोई भी हम मॉलिक्यूल की बात करें उसमें सभी के ऑक्सीडेशन नंबर 0 होते हैं, है ना। जैसे NaCl, तो सोडियम पे +1, क्लोरीन पे -1, है ना। नेट ऑक्सीडेशन नंबर या नेट चार्ज कितना होगा? 0। और एग्जांपल ले लो H2SO4, है ना। H2SO4 अगेन एक न्यूट्रल कंपाउंड है, तो हाइड्रोजन पे +1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। एक हाइड्रोजन पे +1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो 2 पे +2, ऑक्सीजन पे होता है -2 और सल्फर पे होता है +6, है ना। तो +1 × 2 मतलब +2, 2 सल्फर का 6 और 4 ऑक्सीजन का, 4 ऑक्सीजन है, हर ऑक्सीजन का -2, तो टोटल -8, है ना। इनको ऐड करोगे वैल्यू आएगी क्या? 0। ठीक है, तो ये जो हमने नीचे लिखे हुए हैं ये ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखे हुए हैं ना, दीज आर ऑक्सीडेशन नंबर्स, है ना। तो अब ये सेम चीज एक बार वेरीफाई करो, इसमें AlCl3 में, अमोनियम फॉस्फेट में और H2O में। सभी लोग इसमें वेरीफाई करें सब में 0 आ रहा है कि नहीं। हो गया क्या वेरीफाई? किसी को डाउट तो नहीं है? इन तीनों एग्जांपल में किसी में भी डाउट हो, किसी में भी 0 नहीं आ रहा हो तो पूछ सकते हो।
जैसे एल्यूमिनियम का अभी हमने लिखा +3 होता है, हेलोजेंस का जनरली -1 होता है तो 3 क्लोरीन का -3 होगा, टोटल 0। सेम यहाँ पर एक अमोनियम पे +1 चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो 3 पे +3 होगा, एक फॉस्फेट पे -3 होता है ना। एक हाइड्रोजन पे +1, 2 पे +2, एक ऑक्सीजन पे -2। ठीक है, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन सब में ऑक्सीडेशन नंबर आएगा हमेशा 0। यस सर, बट व्हाट इन केस ऑफ K2S2O8? Here charge on sulfur is +7. How is it possible? K2S2O8 +7 कहाँ पे आएगा चार्ज? यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, ये अंकुर पूछ रहा है कि ये K2S2O8 जैसे कोई मॉलिक्यूल है ना, तो इसमें सल्फर पे चार्ज +7 कैसे आएगा, ये उसका क्वेश्चन है। तो उसका आंसर ये है, एक पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है ना, एक पोटेशियम पे +1 होता है तो 2 पे +2 होगा। एक ऑक्सीजन पे जनरली -2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो 8 पे हो जाएगा टोटल -16। इनको जोड़ो कितना हो गया, -14। -14 तो एक सल्फर पे हो जाएगा, यहाँ पे एक सल्फर पे हो जाएगा, मतलब 2 सल्फर पे मिला के होगा +14, तो एक सल्फर पे हो जाएगा +7, है ना। +7 तो ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का पॉसिबल नहीं है ना, तो इसलिए कंपाउंड एग्जिस्ट भी तो नहीं करता है। K2S2O8 कहाँ एग्जिस्ट करता है अंकुर? है ना। और इस तरह की सिचुएशन में जब भी ऐसी सिचुएशन, मतलब हायर ऑक्सीडेशन नंबर तो पॉसिबल ही नहीं है। जो ऑक्सीजन के जितने भी ग्रुप्स हैं, ये चीज हम अभी आगे पढ़ेंगे जब हम पी ब्लॉक पढ़ेंगे, तो सल्फर जो है वो ऑक्सीजन के ग्रुप में आता है ना, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है। तो जितने भी ऑक्सीजन वाले ग्रुप हैं, सॉरी, वो ग्रुप जिसमें ऑक्सीजन फैमिली आती है, उस ग्रुप का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 से +6 में वेरी करता है ना। -2 जो मिनिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, जैसे हम ऑक्सीजन की बात करें तो 2,6 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन कर ले तो स्टेबल हो जाएगा, तो -2 ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है। और हाईएस्ट कौन सा पॉसिबल है, जब ये सारे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे, तो उस केस में +6 हो जाएगा। तो हम जब ये पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे इन डिटेल, तो वहां पर हम ऑक्सीडेशन नंबर्स पढ़ेंगे और वेरिएशन भी पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर एक एटम के लिए कैसे कैसे वेरी करते हैं। तो वहां पर हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन फैमिली में जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 से +6 के बीच में कुछ भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन +7 नहीं आएगा, +7 जो है वो रेंज के बाहर चला गया। ठीक है, तो इस तरह का कंपाउंड पॉसिबल ही नहीं होगा, है ना, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो यहाँ पर ये सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा आएगा क्या, 0। ठीक है, फिर हम अब अगले पार्ट पे आते हैं। अगला पॉइंट लिखो, कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसपे ऑक्सीडेशन नंबर 0 ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेडिकल, है ना। कोई, एक सेकेंड ध्यान से सुनना भैया, कोई ऐसा मॉलिक्यूल, है ना, ये एक मॉलिक्यूल हो गया क्योंकि डिफरेंट टाइप के एटम से बना है। कोई ऐसा मॉलिक्यूल या कंपाउंड जिसपे चार्ज, नेट चार्ज 0 ना हो, है ना, इस पे नेट चार्ज कितना है, 2-, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल। रेडिकल, ये वर्ड 10th में, या तो 10th में या 9th में तुमने कहीं पे पढ़ा है ना। इसको रेडिकल भी बोलते हैं, दूसरी भाषा में इसको पॉलीवेलेंट एनायन भी बोलते हैं, है ना। मतलब वैसा एनायन जो पॉली, पॉली मतलब एक से ज्यादा एटम से मिलके बना है। ठीक है, तो इस तरह के ये एक मॉलिक्यूल हो गया CO3, और इस पे चार्ज क्या है, इस बार नॉन जीरो है।
ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम मॉलिक्यूल बोलते ही नहीं है, ऐसे मॉलिक्यूल को हम रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, तो बस अब इसी के बारे में हमें ये पॉइंट लिखना है कि, एक सेकेंड, सम ऑफ oxidation numbers of all atoms in a polyvalent anion is equal to, वो किसके बराबर होगा, चार्ज ऑन एनायन, है ना, चार्ज ऑन एनायन के वो बराबर होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये लॉजिकल है। अगर इसमें और पिछले पॉइंट में क्या फर्क था, देखो, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल पे नेट चार्ज तो जीरो होता है ना, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स जीरो हो जाएगा। और अगर मॉलिक्यूल पे चार्ज जीरो नहीं है ना, मॉलिक्यूल पे जैसे कोई चार्ज है, जैसे कार्बोनेट एनायन होता है, इसको CO3 को हम मॉलिक्यूल टाइप से अगर समझे थोड़ी देर के लिए, तो इस पे 2- चार्ज है। तो इस बार ये जितने भी एटम्स हैं इन्वॉल्व इसमें, उन पे जो टोटल चार्ज होगा वो इस चार्ज के बराबर होगा, है ना। तो इसकी वैल्यू हम देख भी सकते हैं, जैसे एक कार्बन पे चार्ज होगा यहाँ पर +4, ठीक है। अगर हम समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स की बात करें, तो एक कार्बन पे चार्ज होगा +4 और 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2 जनरली, है ना। तो देखो टोटल चार्ज कितना जाएगा जोड़ के, +4 -6, है ना, +4 -6 मतलब -2, है ना। तो ये देखो ये -2 चार्ज आ गया, है ना। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन अ पॉलीवेलेंट एनायन विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन एनायन। इन दोनों, ये दोनों पॉइंट्स एक जैसे ही है। सिंपल सा मतलब ये है कि मॉलिक्यूल के ऊपर जितना चार्ज आपको टंगा हुआ दिखे, है ना, सारे एटम्स का चार्ज जोड़ के उसके बराबर कर दो, है ना। आसान भाषा में हम इस तरह से याद रख सकते हैं। तो आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। इसको एक बार और वेरीफाई करो, इसको सभी लोग वेरीफाई करें। किस किस केस के लिए, बाइकार्बोनेट के लिए, है ना, HCO3 पे -1 चार्ज होता है, सल्फेट के लिए, ठीक है। और कौन कौन से पॉलीवेलेंट एनायन होते हैं जो हम पढ़ते हैं, फॉस्फेट के लिए, है ना। सभी लोग वेरीफाई करो, अगर किसी में कोई डाउट हो तो पूछना। तो ठीक है, मतलब इसमें सबको सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है किसी को, है ना, वेरीफाई हो जाएंगे आराम से। तो मानस ने क्वेश्चन पूछा है कि CONH36 Cl2Br में बाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। CONH36 Cl2Br में, ये तो मानस उसका 12th क्लास का क्वेश्चन है, तो अभी क्यों पूछ रहे हो उसे। तुमने क्वेश्चन देखा है क्या कहीं, क्यों मानस, ये जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो ये एक्चुअली 12th क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर में हम पढ़ेंगे, मतलब वो बहुत दूर है अभी, है ना, तो उसको यहाँ पे डिस्कस करना वैसे जरूरी नहीं है। तो तुम चाहो तो ये वाला क्वेश्चन क्लास के बाद पूछ लेना मुझसे कॉल करके अलग से, है ना। तो इतने आगे का क्वेश्चन अभी से डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं अब।
तुम पूछ लेना मानस, है ना, क्लास के बाद पूछ लेना, अगर तुम्हें पूछना है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, 8 पॉइंट हमने लिख लिए। एक दो पॉइंट इसमें और बचते हैं, वो भी लिख लेते हैं। हाँ मानस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम क्लास के बाद पूछ लेना ना, बता दूंगा मैं। तो यहाँ पर अभी हमें 9th पॉइंट लिखना है। तो देखो 9th पॉइंट क्या है, इसको पहले लिख लेते हैं हम। if if the group number of an atom is n, है ना, then oxidation number इसको ऐसे लिख लो, belongs to, मैथमेटिकल फॉर्म में। ऑक्सीडेशन नंबर बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, इसकी वैल्यू आएगी n-10 से लेकर n-18 तक, इस रेंज में उसकी वैल्यूज आएंगी। ठीक है ना। लेकिन इसमें अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि ये जो रूल है ये कौन से एटम्स के लिए वैलिड है। दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना, लिख लो ये, दिस रूल इज एप्लीकेबल मेनली फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। तो अब ये दोनों बातें हम समझ लेते हैं, है ना, कि जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर लें, पहले मैं समझा देता हूँ कि हमने लिखा क्या है और क्यों लिखा है। तो जैसे यहाँ पर हम इफ पहली लाइन पढ़ते हैं, इफ द ग्रुप नंबर ऑफ एन एटम इज n, और बेसिकली ये रूल किसके लिए है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, है ना। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल अगर इस तरह की दिखती है, ये एस ब्लॉक होता है, ये बीच में डी ब्लॉक होता है, और ये यहाँ पर राइट साइड में पी ब्लॉक एटम्स होते हैं, है ना। तो कोई पी ब्लॉक एटम हम पकड़ लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, तो नाइट्रोजन, तो जो नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है ना, नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में लाई करता है। एग्जाम्पल अगर हम ले नाइट्रोजन एटम का, तो ये बात क्या कह रहा है कि द ग्रुप नंबर ऑफ एन एटम इज n, तो नाइट्रोजन एटम कौन से ग्रुप में लाई करता है, 15th ग्रुप, है ना। 15th ग्रुप में लाई करता है, मतलब n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू हो गई 15, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्रुप में जितने भी एटम्स होंगे, है ना, कौन कौन से एटम होते हैं नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा इंटरप्शन आ गया था। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे नाइट्रोजन ग्रुप में ये एटम्स होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, है ना, ये सब एटम्स होते हैं 15th ग्रुप में, राइट। तो 15th ग्रुप में इफ द ग्रुप नंबर ऑफ एन एटम इज n, तो n की वैल्यू हमारे लिए 15 हो गई, है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर, उस ग्रुप में जितने भी एटम्स होंगे उनके ऑक्सीडेशन नंबर इस रेंज में लाइक करेंगे, तो यहाँ पर n की वैल्यू डाल दो। तो ऑक्सीडेशन नंबर की क्या रेंज आएगी, ऑक्सीडेशन नंबर विल बिलोंग टू n-10, मतलब 15-10, मतलब 5 + 5, और 15-18 मतलब -3, है ना। अब हम इसको उल्टा करके लिख देते हैं, क्योंकि बाय कन्वेंशन मैथ्स में हमने पढ़ा है कि हम लोअर वैल्यू से हायर वैल्यू के साइड में जाते हैं, ठीक है। तो इस ग्रुप में, नाइट्रोजन के ग्रुप में, 15 ग्रुप में जितने भी एटम्स है वो इस ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज में ही कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करेंगे,
अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? म्यूट कर लो यार। सर ये रूल सिर्फ हाँ बोलो मानस, कुछ पूछ रहे हो क्या? सर ये रूल सिर्फ पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए है कि और भी एलिमेंट्स में एप्लीकेबल? पी ब्लॉक के लिए है ये, है ना। अभी ये बाकी एलिमेंट्स के लिए क्यों नहीं है वो अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो, जैसे हम नाइट्रोजन के कंपाउंड्स की बात करें तो नाइट्रोजन के कौन कौन से कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, है ना। नाइट्रोजन एटम की हम बात कर रहे हैं तो उसी के कंपाउंड्स देख लेते हैं। जैसे NH3, NO, सभी लोग इन कंपाउंड्स में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते जाएं और लिखते जाएं नाइट्रोजन के ऊपर। मैं कंपाउंड्स लिखते जा रहा हूं, तुम लोग नाइट्रोजन एटम के ऊपर उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर NH3 है तो NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +3, सॉरी -3। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -3, है ना। इसी तरह से सबके लिखते जाओ, फिर इसको मिला लेना बाद में जब मैं लिखूंगा तो। NO2 N2O5। और कौन से कंपाउंड पता है हमें नाइट्रोजन के? HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड, बूदागादी मत करो भाई स्क्रीन पे। तो ठीक है, आई होप सबने लिख लिया होगा। अब देखो, तो पहले मैं ये बताते जाता हूँ एक एक करके। तो यहाँ पर मेरे को हाइड्रोजन का रूल याद है कि हाइड्रोजन का +1 होता है, हाँ +1 होता है जनरली, केवल मेटेलिक हाइड्राइड्स में नहीं होता। तो यहाँ पर मेटेलिक हाइड्राइड तो है नहीं क्योंकि नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का वही +1 यूज होगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो 3 हाइड्रोजन का +3, इसका मतलब एक नाइट्रोजन का कितना, -3। ऑक्सीजन जनरली -2, तो नाइट्रोजन का +2 हो गया। एक ऑक्सीजन का जनरली -2, तो 3 ऑक्सीजन का -6, तो 2 नाइट्रोजन का +6, तो एक नाइट्रोजन का +3। किसी को भी डाउट हो बीच में, समझ में ना आए तो रोक देना मुझे, है ना। एक ऑक्सीजन का -2, तो 2 ऑक्सीजन का -4, मतलब एक नाइट्रोजन का +4। N2O5, एक ऑक्सीजन का -2, 5 ऑक्सीजन का -10, तो एक नाइट्रोजन का, सॉरी 2 नाइट्रोजन का +10, तो एक नाइट्रोजन का +5, ठीक है। फिर हाइड्रोजन का होता है +1 जनरली, 3 ऑक्सीजन का मिला के होगा -6, तो जो बचा हुआ +5 है वो हो जाएगा नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। HNO2 अगेन +1 हाइड्रोजन का, -4 2 ऑक्सीजन का, जो डिफरेंस है +3 वो हो जाएगा नाइट्रोजन का, है ना। तो भैया अब यहाँ पे वैल्यूज पे ध्यान दो। हाँ सौमिल मैं 1 मिनट करता हूँ, यहाँ पे वैल्यूज पे ध्यान दो। ऑक्सीडेशन नंबर माइनस, ऑक्सीडेशन नंबर की जब वैल्यूज एनालाइज करोगे तो ये सारी वैल्यूज इस रेंज में आ रही हैं, है ना, -3 से +5 देख सकते हो। सारी वैल्यूज देख लो जो ऊपर लिखी हुई है रेड पेन से, वो सब -3 से +5 की रेंज में आ रही हैं। और ये सारे नोन कंपाउंड्स है ना, ये सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जो हमने कहीं ना कहीं पढ़े हैं या सुने हैं, है ना। तो इसका मतलब नाइट्रोजन के केवल वही कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं जो इस ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज में आ रहे हो। हाँ सोमिल, अब बताओ तुम्हें किस में डाउट है, एक बार अनम्यूट करके बोलो। सर बोलो। सर ये जो आपने जो अभी बताया ना कि प्लस, जो आपने एग्जाम्पल समझ, सर जो एग्जाम्पल समझा है वो समझ नहीं आया। कौन सा वाला? सर कोई से भी नहीं आया, एक बार वापस समझा दीजिए। सारे एग्जांपल एक टाइप के हैं, मैं तुम्हें एक बता देता हूँ, जैसे HNO3 वाला बता देता हूँ मैं, है ना। यस सर। तो ठीक है, म्यूट कर लो खुद को। तो HNO3 में देखो, यहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है, HNO3 की बात हो रही है। तो हमको
हमको नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ध्यान देना सभी लोग, है ना। हमको नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो उसके लिए हमें बाकी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर पता होने चाहिए, ठीक है। तो उसी के हेल्प से हम नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। अब HNO3 एक मॉलिक्यूल है और इस पे चार्ज कितना है, 0, देख के समझ में आ रहा है। और यहाँ पर हमने ये पॉइंट लिखा भी हुआ है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर जितने भी एटम्स है HNO3 में, उन सबके ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या आएगा, 0, है ना। ये बात तो हमको क्लियर है। अब देखो, बस अब यहाँ पे वैल्यूज डालना है। तो एक हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है जनरली +1। एक नाइट्रोजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता नहीं है, तो उसको x मान लो, ठीक है। प्लस नेक्स्ट आ रहे हैं 3 ऑक्सीजन एटम्स, है ना। एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 जनरली, ये हमने रूल्स में लिखा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालने के लिए रूल्स याद होने चाहिए ना, पहली रिक्वायरमेंट है आपको रूल्स याद होने चाहिए, तभी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाओगे। तो एक ऑक्सीजन पे चार्ज -2, तो 3 ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये नेट वैल्यू कितनी आनी चाहिए, नेट चार्ज कितना है, 0। इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे x की वैल्यू कितनी आएगी, ओके सर। +5, है ना। तो अब आप दोनों तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो, इस तरह से, मतलब जिसको भी डाउट हो इस तरह से इक्वेशन में लिख के भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ओरली भी कर सकते हो, है ना। ओरली कैसे, अपन को नेट चार्ज पता है 0 होना चाहिए। यस सर। एक हाइड्रोजन पे +1, 3 ऑक्सीजन पे -6, तो आ रहा है इन दोनों का मिला के आ रहा है -5, तो बचा हुआ +5 नाइट्रोजन का होगा, ठीक है। क्लियर हो गया सोमिल? यस सर। ठीक है, तो आई होप अब ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये जो रूल है, अब सेकंड इंपॉर्टेंट बात ये है कि दिस रूल इज एप्लीकेबल मेनली फॉर p ब्लॉक एलिमेंट्स। d ब्लॉक एलिमेंट्स पे ये रूल नहीं लगता है ना। अब इसका अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो d ब्लॉक एलिमेंट में कौन आता है, जैसे हम आयरन की बात करें, डी ब्लॉक का जो पहला पीरियड है ना, ये फर्स्ट पीरियड है डी ब्लॉक का। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन, फेरस, ठीक है। तो इस आयरन एटम का अगर हम एग्जांपल लें, तो ये जो आयरन एटम है ये +2 ऑक्सीडेशन नंबर में भी एग्जिस्ट करता है और +3 में भी एग्जिस्ट करता है ना। इसके 2 ऑक्सीडेशन नंबर में ही एग्जिस्ट करता है ना। ये बात शायद हम लोगों ने, काफी लोगों ने सुनी भी होगी, ठीक है। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर है इसके +2 और +3। अभी जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आयरन का, तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, मतलब ये जो चीज अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इसको अभी यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है ना। ये जब अपन डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे 12th क्लास में, तो वहां पर इन डिटेल लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैं आयरन का समझा रहा हूँ तुम्हें, ये बस मैं तुम्हें समझाने के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको लिखना मत कॉपी में। तो देखो, आयरन एटम +2 और +3 में एग्जिस्ट करता है। अब इसका एटॉमिक नंबर अगर हम देखेंगे तो वो आता है 26, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर जब इसका 26 आएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा, 2 8 8 2 8 8 और फिर 2, और इसमें फिर ये तो 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर अगले 6 इलेक्ट्रॉन फिर से थर्ड ऑर्बिट में जाते हैं, है ना। मतलब ये हाई लेवल की चीजें हैं थोड़ी, जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको मतलब ऐसे याद रख लेना जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। अभी समझने की कोशिश मत करना, इसको हम समझेंगे जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। तो जो ये 6 इलेक्ट्रॉन है, ये चौथे ऑर्बिट में आने के बाद फिर दोबारा एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तीसरे ऑर्बिट में वापस आते हैं, ठीक है। तो अब जो इसका वैलेंसी ऑर्बिट है वो है 4th ऑर्बिट। तो उस हिसाब से तो आयरन को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहिए, है ना। लेकिन ये क्या है, कभी कभी अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को भी लूज करता है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन, जब ये +3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये बाहर वाले लूज कर देगा,
और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज कर देगा, है ना, 6 से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। म्यूट कर लो यार अपना माइक्रोफोन सभी लोग। तो अब बात ये है कि यहाँ पर इस तरह का रूल हम नहीं लगा सकते, है ना, जो n-10 और n-18 वाला रूल है, अगर वो आप डी ब्लॉक एलिमेंट में लगाने जाओगे तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 ग्रुप तो ये चले गए, 3 4 5 6 7 8, है ना, तो n की वैल्यू 8 आ रही है। अभी वो वैल्यू यहाँ पे डालोगे तो 8-10 मतलब -2 और 8-18 मतलब -10। तो हेलो कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? अगर कहना नहीं चाह रहे हो तो म्यूट करके रखो भाई। तो आयरन का ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है -2 से -10, ये गलत है ना। आयरन जो है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता। आयरन के जो कंपाउंड्स है वो बस +2 और +3 में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये वाला जो रूल है वो बेसिकली पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ही वैलिड है ना। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ये रूल वैलिड नहीं है ना। एस ब्लॉक पे भी लगा के देख सकते हो। एस ब्लॉक में जैसे पहला ग्रुप क्या है, सोडियम वाला, तो सोडियम तो बस +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है ना, ऑलवेज, ये अपन ने रट के रखा है। तो जब ये ऑलवेज +1 शो करता है तो फिर इसमें वेरिएशन की तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। तो इसको नोट कर लो, इस पॉइंट को। फिर हम अगले पॉइंट पे आते हैं। मतलब पॉइंट तो क्या है, यहाँ पे सारे पॉइंट्स तो कवर हो गए हैं हमारे, है ना। तो हम अब आते हैं क्वेश्चंस पे। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन से पहले मैं इसको समराइज कर देता हूँ कि ये जो रूल्स हमने देखे ऑक्सीडेशन नंबर में, कंक्लूजन के तौर पे याद क्या क्या रखना है हमें फाइनली, है ना। तो देखो, हमको याद ऑलवेज वाले रूल्स हमको याद रखना है ना। ऑलवेज जहां जहां भी लिखा है वो हमको याद रखना है। तो एक मिनट, किसी ने कमेंट किया है कि सर प्लीज बता दीजिए कि क्लास कब खत्म होगी, क्योंकि मेरे फोन की बैटरी सिर्फ 8% लेफ्ट है। क्लास खत्म होगी 7:40 पे, है ना, 7:40 PM टाइम टेबल के हिसाब से। तो ठीक है, देख लेना फिर, है ना, अगर बैटरी बंद हो जाए तो फिर वही रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में, और क्या। तो मैं ये कह रहा था कि समरी ये है अब कि हमको ऑलवेज वाले वैल्यूज याद रखना है ना। तो अब ऑलवेज वाली वैल्यूज कौन कौन सी है, जो जो भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स हैं और जो जो भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम्स हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स कौन कौन से हैं, जो पीरियोडिक टेबल के एकदम कोने में आते हैं, ग्रुप 1 वाले और ग्रुप 2 वाले। तो ये एल्कली मेटल्स और ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इन सब एल्कली मेटल्स का +1 होता है ऑलवेज, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का +2 होता है, और एक एल्यूमिनियम का हमें याद रखना है कि उसका हमेशा +3 होता है ना। तो क्योंकि ये जो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में है ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही गेन करेंगे, तो इसलिए इनके लिए इनके साथ ऑलवेज वर्ड का यूज होता है ना, हमेशा। और फिर जो पीरियोडिक टेबल के एकदम राइट साइड में है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना। तो जो फ्लोरीन एटम है वो 10th क्लास में हमने पढ़ा है, इट इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इस पे चार्ज कितना आएगा, -1। म्यूट कर लो भाई, इसको भी हमने ऑलवेज करके याद कर रखा है। ठीक है, तो इतनी बातें हमको ध्यान में रखनी है ना, कि जो ग्रुप 1, ग्रुप 2 और एल्यूमिनियम है, इनकी वैल्यूज +1, +2, +3 होगी हमेशा, और फ्लोरीन अगर आता है तो उसकी वैल्यू -1 होगी हमेशा। ठीक है, उसके अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सब के निकल जाएंगे, है ना, उन सब के हमको याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे सामने अगर आ गया मान लो सोडियम हाइड्राइड, है ना, ध्यान से देखना ये सभी लोग, ये कंक्लूजन है। जैसे मान लो तुम्हारे सामने कंपाउंड आ गया सोडियम हाइड्राइड, तो अब हाइड्रोजन का अपन ने ऑलवेज करके तो याद रख कर नहीं रखा, ऑलवेज करके बस किस का याद रख कर रखा है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, एल्यूमिनियम और फ्लोरीन, है ना। तो हाइड्रोजन का मतलब जनरली वाली कैटेगरी में जाएगा, ऑलवेज वाली कैटेगरी में किसका जाएगा, सोडियम का। तो सोडियम का हम लिख देंगे +1, तो हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1। ठीक है,
तो ये अपन ने जो पिछले 1-1.5 लेक्चर में डिस्कस किया, उसका वन लाइन कंक्लूजन क्या है कि हमको ऑलवेज वाली वैल्यूज याद रखना है। और ऑलवेज वाली वैल्यूज कौन कौन सी हैं? एल्कली मेटल्स की +1, एल्कलाइन अर्थ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम लोग पूरा लिख लेना, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की +2, अल्मोनियम की +3, क्लोरीन की -1, है ना? इतना आपको याद रखना है, ठीक है? तो इतना याद अगर है तो इसकी हेल्प से हम किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। इसका एक डेमो मैंने अभी दिया सोडियम फ्लोराइड का निकालते हुए। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब ये कंक्लूजन ध्यान में रहेगा सबको, है ना? ये कंक्लूजन है किसका? रूल्स वाले टॉपिक का, रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स। तो अब हम क्वेश्चंस पे आए, ठीक है? तो अब हम ऑक्सीडेशन नंबर्स कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट। ऑक्सीडेशन नंबर्स हमें बताना है अंडरलाइंड एलिमेंट्स के। तो अब यहाँ पर मैं एलिमेंट्स एक एक करके लिखूंगा और तुम लोग उसका ऑक्सीडेशन नंबर्स बताना। Na2S2O3, Na2S4O6, HiO4, KMnO4, K2Cr2O7, CTEF, CH3COOH, है ना? तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं। एक सेकेंड, किसी ने कूद दिया, इसमें मैं मिटा दूं उसको। तो देखो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, है ना? एक सेकेंड। हाँ, तो ये पहले आपको सल्फर के लिए निकालना है, यहाँ पर भी सल्फर के लिए निकालना है, आयोडीन के लिए मंगनीज, क्रोमियम, और ये इस कार्बन के लिए और इस कार्बन के लिए, है ना? इसको कार्बन नंबर 1 बोल देना, इसको कार्बन नंबर 2 बोल देना, C1C2, है ना? तो सभी लोग निकालना चालू करें और आंसर्स प्राइवेटली रिप्लाई कर देना, ठीक है? तो तुम लोग के पास 1 मिनट का टाइम है। मैं 1 मिनट में आता हूँ, है ना?
तो कुछ कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, लेकिन वो एक एक पार्ट का आंसर दे रहे हैं। तुम लोग बेटर है कि एक साथ दे दो, सबका कॉमा लगा लगा के दे दो, है ना। एक साथ पहले सबके निकाल लो, फिर एक साथ दे देना कॉमा लगा लगा के। 6 हैं, 6 वैल्यूज बताना है। कोशिश करो कि टेबल रूल्स ना देखने पड़े, है ना, डायरेक्ट निकालो बिना रूल्स देखे। कंक्लूजन क्या था वो तो मैंने याद करा ही दिया अभी। एक एक आंसर मत बताओ, आंसर का सेट बताओ पूरा। 7 वैल्यूज तुम्हें बतानी है, क्योंकि जो लास्ट पार्ट है उसमें 2 वैल्यूज है, तो 7 वैल्यूज बता दो कॉमा लगा लगा के। एक दो पार्ट में और लिख दे रहा हूँ। सर डी वाला KHNO4 है। के Mn मैंगनीज, मैं उसको सही से लिख देता हूँ। ओके सर। ये है मैंगनीज M, और ये है स्मॉल n, है ना, मैंगनीज। OF2, और निकाल सकते हो तुम, किसका निकालोगे? OF2 में फ्लोरीन का बताना। फिर अगला है KO3। KO3 में पोटेशियम और ऑक्सीजन दोनों का बताना। तो सभी लोग निकाल के रख लें, है ना। फिर अभी मैं वैल्यूज लिखूंगा तो मैच कर लेना। सभी लोगों को आ गया कि उनको थोड़ा टाइम और चाहिए सॉल्व करने के लिए? सर 2 मिनट और बस। ठीक है, 2 मिनट और ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अंकुर, मैंने तुम्हारा आंसर देख लिया है, और सही तो लग रहा है। हाँ सही है, और क्या। 5 और 6, 6 में मतलब 1 2 3 4 5 6 +1 +3 5 ही। तुमने F, अंकुर तुमने F वाले का गलत बताया क्या? F में क्या क्या वैल्यूज बताई दोनों कार्बन की, एक बार रिप्लाई करना आंसर में। D का 7, E का 6, F का 3 3,
चंद्रभान F वाला सही है क्या? -4 सर लग तो रहा है, पता नहीं। F का -1 और +3 बोल रहे हो तुम। सर देखते हैं। -3 और +3, मैं तो -3 और +3 बोल रहा हूँ। देखते हैं, अभी बताता हूँ। बाकी लोग भी निकाल लें। भाई निकल गया क्या कि और टाइम चाहिए? चलो ठीक है, अब काफी टाइम हो गया है ना, मैं बता देता हूँ। तो अब ध्यान से देखना, देखो एक एक पार्ट पकड़ते हैं। 2 सोडियम पे +2 है ना, 2 सोडियम पे +2 और 3 ऑक्सीजन पे मिला के -6। तो सोडियम का तो अपन को याद है ऑलवेज +1 होता है। 2 सोडियम पे +2 और 3 ऑक्सीजन पे मिला के कितना, -6। तो कितना हो रहा है इसका डिफरेंस, -4। मतलब 2 सल्फर पे मिला के कितना आना चाहिए, +4। इसका मतलब 1 सल्फर पे कितना आएगा, +2। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा +2। अब सेम कैलकुलेशन नीचे, यहाँ पर +2 और -12, तो -10, मतलब 4 सल्फर पे +10, तो 1 सल्फर पे आएगा 10/4 या 2.5, है ना। फिर HiO4 में हाइड्रोजन पे जनरली +1, 4 ऑक्सीजन पे -8, जनरली ऑक्सीजन का -2 होता है, तो -7, मतलब आयोडीन पे आना चाहिए +7, है ना। पोटेशियम +1 ऑलवेज, ऑक्सीजन -2 जनरली, तो 4 ऑक्सीजन पे -8, तो डिफरेंस कितना आएगा, -7। तो मैंगनीज पे होना चाहिए +7। K2Cr2O7, 2 पोटेशियम पे +2, ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन पे -14, तो डिफरेंस -12, तो 2 क्रोमियम पे +12, मतलब 1 क्रोमियम पे +6, है ना। CH3COOH, 2 ऑक्सीजन पे एक एक एटम का लिख रहा हूँ इंडिविजुअली, है ना। ऑक्सीजन पे होता है -2 जनरली, हाइड्रोजन पे होता है +1, 3 हाइड्रोजन पे हो जाएगा 3 × +1। तो अब इनका चार्ज देखो, +3 +1 +4 और -4 0। इनका चार्ज 0 हो रहा है, मतलब दोनों कार्बन एटम पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, 0 0, है ना। दोनों कार्बन एटम पर 0 0 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, है ना। इस मॉलिक्यूल को ऐसे हम पूरा अगर लिखते, देखो इस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। CH3COH, इसको अपन ने ऐसे लिखा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। C2, टोटल 2 कार्बन है, H 4 है, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन है ना। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 ऑक्सीजन पे कितना आएगा, -4, 4 हाइड्रोजन पे आएगा +4, तो कार्बन पे कितना जाएगा, टोटल 0 चार्ज आएगा, है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर इनका क्या आएगा, 0,0, है ना। आई होप ये पार्ट सबको क्लियर हो गया, है ना। ये पार्ट थोड़ा सा ठीक था, अच्छा था, है ना। फिर यहाँ पर ये हम एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर्स निकाल रहे हैं।
तो OF2 फ्लोरीन, फ्लोरीन जो अंडरलाइंड है, फ्लोरीन का हमेशा ही -1 होता है, तो इसमें दिमाग लगाने वाली कोई बात है ही नहीं, इसका तो वैल्यू -1 ही आएगी। KO3 पोटेशियम, तो पोटेशियम का +1 होता है ऑलवेज, कॉमा, तो जब इसका +1 है, अब ऑक्सीजन का -2 ऑलवेज नहीं होता, जनरली होता है ना, तो जब इसका +1 हो गया तो अब ऑक्सीजन का इसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, तो 3 ऑक्सीजन पे -1 है ना, 3 ऑक्सीजन पे मिला के -1 होगा, तो 1 ऑक्सीजन पे हो जाएगा -1/3। ठीक है, तो ये अपन ने ऑक्सीडेशन नंबर के सारे पॉसिबल क्वेश्चंस जो जो आ सकते हैं या जो जो हमें पता होने चाहिए वो देख लिए यहाँ पे। किसी में कोई भी डाउट हो तो पूछ लें, और कोई डाउट नहीं हो तो फिर हम अगले टॉपिक पे आते हैं। सबको समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना होता है? क्लियर हो गया एकदम, दिमाग में बैठ गया? कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। तो आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें, है ना? तो ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन नंबर खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हेडिंग है जो कि हमने पढ़ी हुई है 10th क्लास में, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, अब इनकी डेफिनेशन हमें पता है ना, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट जो किसी को ऑक्सीडाइज कर दे, और रिड्यूसिंग एजेंट जो किसी को रिड्यूस कर दे, है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, डेफिनेशन लिख लो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, इनको शॉर्ट में हम OA बोला करेंगे, आर एजेंट्स which oxidizes others, जो किसी और को ऑक्सीडाइज करते हैं, है ना, नाम से समझ में आ रहा है। तो जब किसी और को ऑक्सीडाइज करेंगे तो इनके खुद के साथ क्या होगा? रिडक्शन, एंड will themselves get reduced। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर एजेंट्स विच ऑक्सीडाइजेज अदर्स, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद हो जाएंगे रिड्यूस, है ना। मतलब सिंपल सी बात ऐसी है, इसको ऐसे लैंग्वेज में समझ सकते हो कि भाई किसी आदमी के पास अगर पैसा है तो वो अमीर है, तो दूसरा वाला गरीब है, अगर वो अपना पैसा गरीब आदमी को दे देगा तो गरीब आदमी अमीर हो जाएगा, है ना, और जो पहले से अमीर था वो गरीब हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड एंड इट विल ऑक्सीडाइज द अदर सब्सटेंस या कंपाउंड जिससे भी वो डील कर रहा है ना, जिसको भी वो रिड्यूस कर, जिसको भी वो ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, तो अब किसी को ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या होता है, ये बात हमने पिछले लेक्चर में देखी थी, है ना। किसी को हम ऑक्सीडाइज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हम उसके ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करते हैं या जब उसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या करते हैं, इसके लिए वो टेबल निकाल के देखो जो हमने पहले पेज पे डिफरेंस लिखा था ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का, है ना। यहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन का मतलब लिखा था कि ऑक्सीडेशन कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, जैसे हमने पहला एग्जांपल लिखा था मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO, है ना। तो यहाँ पर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है ना। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया, है ना, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो चुका है, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो चुका है ना। ऑक्सीडेशन किया किसने है, O2 ने, तो O2 यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
है ना। ये सिंपल टर्म्स आई होप सबको क्लियर होंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ क्या होता है, देखो इसमें जो टेबल है, टेबल खोल के रखना सब लोग अपने सामने। अब यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन हो गया हम उसको अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं, है ना। जैसे एक सेकेंड, मैं भी वो टेबल खोल लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में लिखा था। हाँ, तो जैसे ये तो हमने लिखा है कि ऑक्सीडेशन हो गया। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो यहाँ पे है नहीं तो वो डेफिनेशन एप्लीकेबल नहीं है। इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, चार्जेस यहाँ पे लिखे नहीं है तो ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है। चौथा पॉइंट है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट करो, है ना। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे तो मैग्नीशियम अभी क्या है, मैग्नीशियम एक एलिमेंट है ना, ये कंपाउंड तो है नहीं। तो हमने लिखा था कि जब भी एटम एलिमेंटल फॉर्म में हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है ना। और जब भी, और जैसे ही वो कंपाउंड में जाता है तो यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +2, है ना। सेकेंड ग्रुप का मेटल है, एल्कलाइन अर्थ मेटल, +2 ऑलवेज। तो देखो फोर्थ पॉइंट में हमने लिखा था उस टेबल में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली टेबल में, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। देखो यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया है तो हम कहेंगे कि ये प्रोसेस क्या, इसमें क्या हुआ है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। और तो हम ये भी बात कह रहे हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के खुद के साथ क्या होता है, वो खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन है O2, मतलब O2 रिड्यूस हुआ होगा। तो अब रिड्यूस हुआ है कि नहीं चेक करो। तो देखो O2 पे चार्ज कितना है, या O2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे, 0। अगेन सेम लॉजिक, है ना। O2 इज एन एलिमेंट और एलिमेंट में एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। और यहाँ पर ऑक्सीजन जैसी कंपाउंड फॉर्म में गया, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, -2। तो यहाँ पर देखो अब वैल्यू क्या हो रही है, 0 से -2 में जा रही है ना। तो वैल्यू 0 से -2 में जा रही है, मतलब ये प्रोसेस क्या हो रही है, रिडक्शन, है ना। उस टेबल में जो हमने लिखी थी, टेबल में रिडक्शन वाला पॉइंट पढ़ो, चौथा पॉइंट उसमें लिखा हुआ है, चौथे पॉइंट में डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, 0 से गया -2, है ना। तो ये हो गया रिडक्शन। तो इसका मतलब हमने जो लाइन हमने लिखी है उसको हमने वेरीफाई कर लिया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हैं वो सामने वाले, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सबको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, है ना। अब सेम रिड्यूसिंग एजेंट के लिए लिख लो, खुद से लिख सकते हो अब तो, इसका उल्टा करके लिखो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, क्या हो जाएगी डेफिनेशन, रिड्यूसिंग एजेंट्स आर ए, है ना, आर एजेंट्स विच रिड्यूसेस अदर्स, जो दूसरे को तो रिड्यूस करेंगे, विच रिड्यूसेस अदर्स and will themselves get oxidized, and will themselves get oxidized, है ना। ऊपर वाले स्टेटमेंट को उल्टा करके लिख दिया है यहाँ पे। तो अब इसका भी हम एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, वही वाला जो हमने उस टेबल में सबसे ऊपर लिखा था, ठीक है, ध्यान से देखना। तो वो एग्जांपल था कुओ, मतलब कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स कॉपर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। तो अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन रिमूव हो गया है तो हम कहेंगे कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन, है ना। कॉपर ऑक्साइड का हो गया है, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हो गया है तो ऑक्सीजन निकल गया है कॉपर ऑक्साइड में से, मतलब इसका तो हो गया रिडक्शन, है ना। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, कार्बन, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब हम इसको चार्जेस से भी वेरीफाई कर लेते हैं। ऑक्सीजन पे चार्ज जनरली -2, तो कॉपर पे आएगा +2। यहाँ पर कॉपर अगेन एलिमेंट है 0, है ना, तो चार्ज कम हुआ है +2 से 0, तो डिक्रीज इन चार्ज या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन, है ना। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, खुद ऑक्सीडाइज,
तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर, क्योंकि वो एक एलिमेंट है 0 और यहाँ पर ऑक्सीजन पे जनरली -2, तो कार्बन पे चार्ज होगा +2, तो यहाँ पर चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया है ना। तो ये प्रोसेस क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो देखो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ क्या हुआ है, वो खुद क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज, है ना। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब होता है। अब इनके एग्जांपल्स लिख लो कुछ कुछ। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जांपल्स हैं जैसे KMnO4, है ना, पोटेशियम परमंगनेट बोलते हैं इसको, K2Cr2O7, NO3, HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, है ना। तो देखो सिंपल सा आइडेंटिफिकेशन ये होता है ऑक्सीडेशन नंबर का, कि जिनमें भी ऑक्सीजन ज्यादा हो, है ना, वो जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह काम करेंगे, है ना। तो सीधी सी बात है, अगर आपको किसी को ऑक्सीडाइज करना हो तो पहले खुद के पास तो ऑक्सीजन होना चाहिए, तब तो सामने वाले को ऑक्सीजन दोगे, है ना। तो जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं इस पे देख सकते हो ऑक्सीजन का नंबर रिलेटिवली ज्यादा है। और इसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट्स का भी हम कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। Ki और Na2S2O3, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स लिख लो, है ना। अगली क्लास में हम एग्जांपल्स समझेंगे और थोड़ा डिटेल में, और फिर हम अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। मानस पूछा नेक्स्ट क्लास भी ज्वाइन करना है सर, क्या क्लास ओवर कर सकते हैं क्या। हाँ हाँ बिल्कुल, बस क्लास ओवर कर लेते हैं अब, है ना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, कुछ होमवर्क होगा तो मैं ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा, ठीक है। तो बाय एवरीवन, गुड नाइट। थैंक यू सर।